हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारी साइंस है उसका जो 7 चैप्टर है उसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by an aeroplane, another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. The teacher then asked them to read newspaper articles that mention about small wheeled vehicles that move on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles are taken by spacecraft all the way to Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier time. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जनरल डिस्कशन हो रहा होता है, कहाँ पर जो चिल्ड्रन है उनके बीच में हो रहा होता है कि कहा जा रहा होता है कि जो बच्चे बाहर गए थे, घूमने गए थे अपने समर वेकेशंस में, वो किस तरह से गए थे। तो उनमें से जो इनका एक बच्चा था, उनका पहेली और बूजो का जो एक फ्रेंड था, वो ट्रेन से गया, उसके बाद उसने बस ली, बस के बाद एक बुलक कार्ट से फिर वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा। फिर दूसरा बच्चा एरोप्लेन से गया और एरोप्लेन से जाने के बाद वहां पर अपने अंकल की बोट में क्या फिशिंग करा। तो ऐसे बहुत सारे जो मतलब कि लोग बच्चे अलग अलग ट्रांसपोर्ट से अपने घर गए। और क्या हुआ कि जो टीचर है पहेली और बूजो की, उन्होंने एक होमवर्क दिया था इन्हें कि जो भी इनके मतलब कि एक आर्टिकल पढ़ने को कहा था एंशिएंट इंडिया के बारे में। और जो पहेली ये जानना चाहती थी कि एंशिएंट इंडिया में लोग ट्रैवल कैसे करते थे। तो इसी के साथ ये जो हमारी स्टोरी है, ये इसका थोड़ा सा रीडिंग पार्ट था जो यहाँ पर हुआ। अब इधर क्या हमारा एक टॉपिक आता है जो कि है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. They used to move only on foot and carry goods on their back. Later on, they began to use animals for transportation. For transport through water, routes, boats were used from ancient time. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pipes of wood and give shape to the boats. These shapes imitated the shapes of the animals living in water. Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter 5 and 6. Invention of the wheel made a great change in modes of transport. The design of wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull carts that move on wheels. Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats, and ships to transport them from place to place. The invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driven carriage एंड वैगन्स लेटर के। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो स्टोरी है ट्रांसपोर्ट की, वो क्या है कि बहुत साल पहले जो इसका मतलब हुआ करता था कि ट्रांसपोर्ट का बहुत साल पहले जो मतलब हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि जो गुड्स यानी जो सामान है उन्हें अपने पीछे लाद कर या बांध करके अपने पैरों से चलना।
और यही क्या कहलाता था, ये ट्रांसपोर्ट कहलाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ही जो इंसान है उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करने लगा, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये सब एंशियंट टाइम के बारे में आप बात हो रही है कि उनका इस्तेमाल करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और क्या हुआ कि फिर जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वाटर रूट्स होते थे वो सब किससे करने जाने लगी, किनसे, बोट से करने जाने लगी। तब बोट कैसी बनाई जाती थी, तब बोट बनाई जाती थी एक सिंपल सी जो लॉग होती है वुड की, उसे, और बस उसे एक लॉग से एक स्ट्रक्चर दिया जाता था बोट का, और फिर उसे चला दिया जाता था तो वो तैरने लगती थी। और यही फिर वो वाटर रूट्स बोट से करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने डिफरेंट पीस ऑफ वुड को एक शेप देना शुरू करा, और वो जो शेप था वो स्ट्रीम लाइंड शेप था। यानी कि ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो शेप होता है, मतलब कि जो हम लोगों ने चैप्टर 5 और 6 में पढ़ा था कि जो फिश होती है उसका कैसा शेप होता है, स्ट्रीम लाइंड शेप होता है, जिसकी वजह से क्या, वो पानी में अच्छी तरीके से तैर पाती है और वो पानी में स्टेबल रुक पाती है। उसी तरह जो बोट होती है उसको फिर इंसानों ने धीरे धीरे क्या, स्ट्रीम लाइन शेप में बनाना शुरू कर दिया, जिससे वो भी पानी में अच्छी तरीके से चलने लगी। पहले जब बनाया होगा तब तो डूब गई होगी एक दो बार, चलते चलते फिर थोड़ा चली होगी, फिर डूब गई होगी, फिर उन्होंने स्ट्रीम लाइन शेप दिया होगा, तब से अभी तक बोट नहीं डूबी है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर लेटर धीरे धीरे क्या, जो डेवलपमेंट आया, डेवलपमेंट में क्या हुआ कि जो व्हील होता है, पहिया, उसका इन्वेंशन हुआ। जो पहले बुलक कार्ट में लगता था, बैलगाड़ी में लगता था, वो किसने बनाया, मतलब कि फिर उसका इन्वेंशन हुआ। फिर जो इसकी वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसमें काफ़ी बदलाव आए, काफ़ी चेंजेस आए, और फिर हमारी जो उसमें इन्वेंशन हो गया व्हील का। फिर धीरे धीरे व्हील भी कई तरह के आने लगे। अब तो टायर हवा वाले भी आने लगे। और ये पहले जो व्हील्स थे ये जो बुलक कार्ट होती थी उसमें लगाते थे, जिनको जो बुल्स होते थे वो उनको घसीटते थे। फिर क्या हुआ कि जब 19वीं सेंचुरी की जब शुरुआत हो रही थी तो जो पीपल्स थे वो डिपेंड थे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के एनिमल, बोट्स और शिप्स। यानी कि 19वीं सेंचुरी के शुरू होते जो हम इंसान थे वो खाली 3 चीज से ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड थे, वो था एनिमल्स, बोट एंड शिप्स। और इनके ऊपर तब ये क्या डिपेंड रहते थे। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर एक इन्होंने इंजन का इन्वेंशन करा। कौन सा इंजन? स्टीम इंजन। जब इन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन करा उसके बाद क्या कि फिर उसके बाद जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया, फिर रेल रोड्स आई, यानी ट्रेन्स आई, कार्स आई, कैरियज वैगन्स आई। तो यानी कि स्टीम इंजन के बाद ये हमारी रेल्स आई थी 19वीं सेंचुरी के शुरू होते। ऑटोमोबाइल सच, यहाँ से स्टार्ट करना था। लेटर कम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस, motorized boats and ships were used as means of transport on water. The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. These are later improved to carry passenger and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of the 20th century. Figure 7.1 shows some of the different modes of transport. Place them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? यानी कि यहाँ पर क्या फिर धीरे धीरे जो स्टीम इंजन के बाद क्या फिर कार्स, मतलब कि फिर ऑटोमोबाइल्स भी स्टार्ट होना शुरू हो गए, जैसे कि कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये सब भी स्टार्ट होने लगी धीरे धीरे जब स्टीम इंजन आने लगा। फिर धीरे धीरे क्या कि 1900 ईयर्स होने वाले थे तभी क्या देखा गया कि एरोप्लेन्स भी आने लगे। और 19वीं सेंचुरी तक लास्ट तक एरोप्लेन्स भी आने लगे जो पैसेंजर्स को कैरी कर सके।
और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और मोनोरेल्स और सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट का भी इन्वेंशन होने लगा था। कब तक? 20th सेंचुरी तक। और अब बताओ कि जितने सारे ये सारे जितने भी करेक्ट ऑर्डर में जितने भी अर्लीस्ट मोड से लेकर के मोस्ट रिसेंट मोड्स तक आए हैं, क्या ये सारे ट्रांसपोर्ट यूजफुल नहीं रहे? कि ये सारे यूजफुल है या नहीं? तो ये सारे ट्रांसपोर्ट यूजफुल हैं, लेकिन अगर आप बुलक कार्ट को अब चलाएंगे या एनिमल्स या फुट में चलेंगे तब अब उतना पॉसिबल नहीं, लेकिन तब के लिए वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था। और अब के लिए जो आजकल के लिए हैं कार, बाइक, एरोप्लेन्स, ये काफ़ी सूटेबल है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो ख़त्म हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वाइड इज दिस डेस्क। तो इससे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विशाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 7। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को जो हमारा टॉपिक है हाउ वाइड इज दिस डेस्क, इसे स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें ये स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? हाउ विल यू नो whether you can walk all the day to your school, or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answer to these questions? It is often important to know how far a place is, so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane, or even a spacecraft. Sometimes there are objects whose length or width we need to know. In Paheli and Bujo's classroom, there are large desks which are to be shared by two students. Paheli and Bujo share one desk, but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk. On the teacher's suggestion, they decide to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the two halves of the desk. Both Paheli and Bujo are very fond of playing gilli danda with their friends. Bujo brought a set of gilli and danda with him. Here is how they tried to measure the length of the desk using the danda and the gilli. The desk seemed to be having a length equal to two danda lengths and two lengths of the gilli. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a danda and a gilli in length. After a few days, the marked line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilli and danda, as he lost his old one. Here is now the length of the desk seems to measure using the gilli and danda. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप लोगों को कहीं दूर जाना होता है, मतलब कि आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो क्या आप लोग देखते हैं कि वो जगह हमसे कितनी दूर है? या जैसे कि आप लोग अपने बस से आप अपने स्कूल जा रहे हो, किससे? अपने बस से। तो आप लोग बस या रिक्शा से आप लोग अपने स्कूल जा रहे हो, तो उसमें क्या देखते हैं कि कितनी दूर है, कितनी दूर पड़ेगा हमारा स्कूल के नहीं पड़ेगा। अब आपको जैसे आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसे आपको ख़रीदना है, तो आप कहाँ जाएंगे? मार्केट जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि आप पैदल चले जाएं, कि इतनी दूर है कि आप पैदल चले जाएं? अगर वो पॉसिबल है
तो इसका आंसर आप लोग बताएं कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्लेस का ये जान लेना कि वो हमारे घर से कितनी दूर है और नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है जैसे बस या ट्रेन या शिप, एरोप्लेन और स्पेस क्राफ्ट, उससे हम लोग को ये देखना पड़ता है कि वो हमारे घर से कितना दूर है और नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर एक बूझो और पहेली के बीच में एक डेस्क है, उसे शेयर करना है। तो जो एक बच्चा, उसे लग रहा है उसका जो पार्टनर है डेस्क का, वो काफ़ी ज़्यादा उसका वो जो शेयर है डेस्क का वो कवर कर रहा है। तो इसके लिए उसने क्या करा कि जो बूझो है उसके पास क्या एक गिल्ली और डंडा का एक सेट है। तो उसने क्या किया, उसने एक डेस्क के ऊपर एक डंडा रख दिया, जिससे क्या पता चलता है कि जो उसकी विड्थ है वो 2 डंडे के बराबर है, और जो उसकी लेंथ है वो 2 गिल्ली के बराबर की है। तो इससे क्या हुआ कि जो टीचर है उसने ऐसा कहा और लोगों ने मतलब कि जो बच्चे हैं उनको इक्वली शेयर मिल गया जो डेस्क है, और वो बच्चे हैप्पी खुशी हो गए। तो ये जो अभी थोड़ा सा पार्ट रीड कर रहा था, अब जो पूरा पार्ट है उसे भी रीड करते हैं। हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथs, 1 गिल्ली लेंथ with a small length still left out. This is less than 1 gilly length. Now what would you suggest Paheli and Bujo do to measure the length of the whole desk? Can you use a cricket wicket and bales to measure the length, or do you think that his might create the similar problem? One thing that they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. This will be a string length. They can measure the width of the desk in string lengths. How can they use the string to measure distance less than the string they can fold the string and mark it into 1 by 2 and 1 by 4 and 1 by 8 string lengths. Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. Bujo has been reading about the way people used to measure distance before such standard scale were made, and he has been tried to follow different methods of measuring distance. तो यहाँ पर क्या है कि जो उसका पुराना गिल्ली डंडा था वो तो उसने खो दिया, जो फिर उसने एक नया अपना गिल्ली डंडा लिया और उससे जब मेजर करा तो जो रिजल्ट आए पुराने वाले से बिल्कुल अलग थे, शॉकिंग थे। क्या कि जो लेंथ है वो तो मतलब कि जो विड्थ है वो तो 2 डंडे के बराबर है, लेकिन जो लेंथ है वो खाली 2 गिल्ली से हट करके एक ही गिल्ली बची है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो बूझो और पहेली है उनको क्या मेजरमेंट करने की जरूरत है, और वैसे उन लोग को सही अच्छा आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो उनको क्या जरूरत है, तो उनको एक स्ट्रिंग की जरूरत है। स्ट्रिंग से क्या होगा कि वो लोग अच्छे से मेजर कर लेंगे, उधर पॉइंट लगा लेंगे। लेकिन ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो उनके लिए इसके लिए उन्हें जो वो स्केल होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो उसे अच्छी तरीके से मेज़र कर सके। तो मेज़र कर सके, और जो बूझो है वो ट्राई कर रहा है कि डिफरेंट मेथड से कि उसे उस डिस्टेंस को मेज़र कर सके। देयर आर सो मैनी ओकेशंस व्हेन वी came across a need to measure length and distance. The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door. The farmer needs to know the length and breadth of the area of his land, to how much seeds he can sow and how much water would he needed for his crops.
यानी कि जैसे कि ये जो काम कर रहा था बूजो, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको मतलब कि इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी तरह की इसी मेथड्स को बहुत सारे लोग भी अपने अलग अलग ओकेशंस, अपने अलग अलग कारोबार में यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई टेलर है, टेलर को क्या एक कपड़े की लेंथ नापनी है ताकि वो यहाँ से उसको कट कर सके और यहाँ से सिल सके। और उसी तरीके से जो एक कारपेंटर होता है उसको भी इसी लेंथ की ज़रूरत होगी कि ये वाली कबर्ड कितना वुड लेगी इसके डोर बनाने के लिए। और इसी तरीके से जो फार्मर होता है उसको भी इन्हीं मेज़रमेंट्स की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि जो उसको जानना होगा कि उसका कितना बड़ा एरिया है, तो उसको कितने सीड चाहिए, कितना उसको फर्टिलाइज़र मैन्योर चाहिए और उसको कितना वाटर चाहिए, कितने उसको वाटर की ज़रूरत होगी। तो suppose you are asked how tall you are. You want to tell the length of a straight line from the top of your head to the heel of your feet. How long is this room? How wide is this desk? How far is it from Delhi to Lucknow? How far away is the moon from the earth? All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. The two places may be close enough, like the two ends of a table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distance और length. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपसे सपोज करिए कि किसी ने आपसे पूछा कि आप कितने साल के मतलब कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप ऐसे थोड़ी ना बताते हो कि मैं 3 फुट चौड़ा हूँ, इतना चौड़ा हूँ। नहीं, आप क्या बताते हो? आपकी एक स्ट्रेट लाइन मतलब कि आपकी एक लाइन आप मेज़र करते हो अपने फुट से लेकर के अपने हेड तक कि उतनी वो कितनी बड़ी लाइन है। फिर उसे मेज़र करोगे कि वो कितने 5 फुट की, तो वो 5 फुट क्या वो आपकी हाइट हुई। और उसी तरीके किसी ने पूछा ये कमरे की हाइट कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये कितना लंबा है, ये कितना दूर है, ये कहाँ से वहाँ है, तो इसमें एक प्लेस टू प्लेस तक की कोई चीज़ आ रही है। अब इधर समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेस टू प्लेस। अब किसी ने आपसे लेंथ पूछी तो क्या बताएंगे? फुट से हेड तक की जगह, यानी फुट टू हेड ये जगह हो गई। एक जगह से स्टार्ट दूसरी जगह में ख़त्म, एक ऑर्गन से स्टार्ट दूसरे ऑर्गन में ख़त्म, फुट से स्टार्ट हेड में ख़त्म, हेड से स्टार्ट फुट में ख़त्म। उसी तरीके से किसी ने पूछ लिया ये रूम कितना बड़ा है, तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट डी और पॉइंट डी से लेकर के पॉइंट ए, यानी कि ये भी पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है, जगह से जगह जा रहा है। किसी ने पूछ लिया कि दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है या लखनऊ दिल्ली से कितना दूर है, तो क्या लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो यही एक चीज़ होती है कि जब भी किसी चीज़ का भी मेजरमेंट करा जाता है तो वो एक प्लेस टू प्लेस होती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये जो टॉपिक था तो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम मेजरमेंट्स, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़े विशाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 7। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है सब मेजरमेंट, इसे स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को ये स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू do this activity one by one using your foot as a unit of length. Measure the length and breadth of classroom. It is possible that while measuring these you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. Use a string to measure the length of a part of your foot and as you did before. Records your observation in table 7.1. तो यहाँ पर क्या करना है एक्टिविटी 1 में कि आप लोगों को अपने जो फुट है उसे एक मेज़र टेप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक लेंथ मान लीजिए और उसको फिर आप
आपको अपनी क्लासरूम में चलना है और एक एक फुट को आपको नापना है, कि मतलब कि गिनना है कि कितने में हो रहा है, और इसी को आपको अपने फ्रेंड से कंपेयर करना है क्या वो आपसे सेम लगता है। और जो भी आपको जो भी मेजरमेंट आप लोग ऑब्जर्व करें इस बॉक्स 7.1 में आप लोग को फिल कर देना। तो इधर एक और एक्टिविटी 2, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड एज अ यूनिट टू मेजर द वाइट ऑफ अ टेबल और अ डेस्क। यानी कि यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को अपने हैंड को यूज करना है और उससे मेजर करनी है आपको अपनी टेबल को, और आपको स्ट्रिंग लेंथ जो होती है उससे आपको अपने हैंड के बराबर में डालना है और फ्रैक्शन करके बताना है कि आपकी जो टेबल है उसका कितना मेजरमेंट हो रहा है। और जो मेजरमेंट होता है उसका मतलब होता है कंपैरिजन और क्वांटिटी, तो उसे आप लोगों को इस टेबल में भर लेना है। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। और जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जो इधर बताई गई वो क्या कहलाती है, वो होती है यूनिट। यानी कि जो क्वांटिटी आप लोगों को बिल्कुल फिक्स्ड हो रही है कि वही है, उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, वन पार्ट is a number, the other part is the unit of the measurement. For example, in activity 1, the length of the room find to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement. Now study all the measurements recorded table 7.1 and 7.2. Are all the measurements for the room using everybody's foot equal? Are everybody's measurement by hand span of the height and the width of the table equal? Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friend may not be the same. Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students. Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length or foot as a unit to other, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot. We saw therefore that some standard units of measurements are added that do not change from person to person. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को जो आपका हैंड स्पैन है, जो हम लोगों ने एक्टिविटी 1 और जो एक्टिविटी 2 में करा है, कि आप लोगों को अपने हैंड स्पैन से जो पूरी क्लास है उसे आप लोगों को नापना है और फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन करना, और जो टेबल 7.1 और 7.2 में लिखा है उससे भी आपको कंपेयर करना है और देख रहा है और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या वो आपको सही मारा है। अगर वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि आपका हैंड और आपके फ्रेंड का हैंड या कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आपका हैंड ऊपर नीचे हो जाता है या आप एक चीज़ को 2 बार काउंट कर लेते हो, तो इसकी वजह से आपके जो आंसर आएंगे वो दे ऑल आर डिफरेंट, वो सब अलग अलग आंसर आएंगे। तो इनका जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हो जाएगा वो निकल नहीं पाएगा, वो डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से लेकर के दूसरे पर्सन के लिए चेंज नहीं होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इससे भी हम लोग पढ़ते हैं। In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. The people of the Indus Valley civilizations must have used very good measurement of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical construction. The cubit as the length from the elbow to the fingers tips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. People also use the foot as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly and region to region. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace or steps. In ancient India, small length measurement used where an angul, finger, or a mutti, fist.
Even today we can see a flower seller using their forearm as a unit of length for garlands. In many towns of India, many such body parts continue to be in use or use as unit of length, which convenient. However, everyone's body parts could be of slightly different size. This must have caused confusion in measurements. तो यहाँ पर क्या होता है कि एंशियंट टाइम में जो लोग विड्थ और लेंथ जो नापते थे उसका एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल उनका जो मेथड था वो काफ़ी उन लोगों का था। तो जो लोग रहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनके पास काफ़ी अच्छी वो मेजरमेंट्स होती थी हर चीज़ की, और वो सब एविडेंस के लिए एग्जीबिशंस में परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में रखे हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक क्यूबिट मतलब कि वो अपनी फिंगर से लेकर के जो उनका चिन्ह होता है वहाँ तक, फिंगर टिप से लेकर के अपने चिन्ह तक उसे नापते थे। पहले क्या अपने फिंगर से लेकर के उस फोर आर्म्स को नापते थे, फिर उसके बाद उसको लेकर के अपने चिन्ह तक नापते थे, और इससे वो हर चीज़ की मेजरमेंट अच्छी तरीके से लगा लेते थे। और जो ये तो इजिप्ट की बात हो गई, इजिप्ट में ऐसा होता था। और जो एंशियंट इंडिया है उसमें क्या मेजरमेंट कैसे होती थी, उसमें अंगुल यानी फिंगर को कहते हैं अंगुल, उसको अंगुल कहते हैं, और मुट्ठी मतलब फिस्ट। आप लोगों ने जब भी मारा होगा किसी को तो मुट्ठी बना के मारा होगा, वही फिस्ट। उसी से एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ क्या जो मेजरमेंट होती वो होती थी। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द metric system. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurements. The system of units now used is known as the International System of Time, SIU. SI units. The SI units of length is a meter. A meter scale is shown in figure 7.6. Also show is the 15 centimeter scale in your geometric box. Each meter m is divided into 100 equal divisions called centimeters, cm. Each centimeter has 10 equal divisions called millimeters. Thus 1 meter is equal to 100 centimeters. 1 centimeter is equal to 10 millimeters. For measuring large scale, meter is not a convenient unit. We define a larger unit of length. It is called kilometer, km. 1 kilometer is equal to 1000 meters. Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale of time in SI unit. तो यहाँ पर क्या होता है कि 1790s में क्या एक फ्रेंच साइंटिस्ट था या कोई भी था, उसने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिस्कवरी करी, उसको इन्वेंशन करा, और उसका नाम क्या रखा, मैट्रिक सिस्टम। तो इस मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि जो साइंटिस्ट थे वो एक्सेप्ट करते थे, मतलब कि ये जो मेजरमेंट होती थी उसको एसआई यूनिट, यानी कि इसे सेंटीमीटर्स, मीटर्स, मिलीमीटर, ये सब एसआई यूनिट्स में आता था। ये एसआई मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम एसआई यूनिट्स। तो इसमें क्या होता था कि एक मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के बराबर होता है, और उसी तरह 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो ये जो हमारा ये टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो इसे भी हम लोग को स्टार्ट करना है। In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a meter scale for measuring length. A tailor used a tape, whereas a cloth merchant used a meter rod. For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You can measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. For instance, measuring tape is more suitable for this. For example, for small measurements such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. In taking measure of the length, we need to take केयर ऑफ फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग को जब भी अपनी
छाती, चेस्ट को आप लोग को नापना होता है तो आप लोग किससे नापते हैं, या एक मर्चेंट या टेलर कैसे नापता है, टेप से नापता है, मीजरमेंट टेप से नापता है। तो उस टेप से क्या, जब आप लोग अपनी छाती आती नापते होगे चेस्ट की कितनी चौड़ी हुई, तो वो किससे नापते हो, वो आप अपने एक टेप होता है उससे नापते हो, या एक मेटल रॉड होती है उससे भी नापते हो। तो उसमें क्या है कि अगर आपको एक बॉक्स को करना है, क्या मेज़र करना है एक बॉक्स को, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके कुछ फॉलोइंग लिखे गए हैं, उसे हम लोग को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट पॉइंट, प्लेस द स्केल इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स along its length as shown in figure 7.7. In some scales the ends may be broken. You may not be able to see the zero mark clearly. In such cases you should avoid taking uh, avoid taking measurements from the zero marks of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, in figure 7.8, the reading at one end is 1 centimeter and at the other end is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 14.3 minus 1.0 is equal to 13.3 centimeters. With third point, correct position of the eye is also important for taking measurements. Your eye must be exactly in front of the point where the measurements is to be taken as shown in figure 7.9. Position B is the correct position of the eye. Note that from position B, the reading is 7.9 centimeter. From position A and C, the reading may be different. तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को एक एंड, जहाँ से वो बॉक्स शुरू होता है वहाँ पे आप लोग को स्केल का एंड रखना है, और जहाँ पर वो बॉक्स ख़त्म होता है वहाँ पे आप लोगों को फ्रंट साइज रख देना है। और अगर वो पीछे वाला साइड आपको टूटा उठा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ज़ीरो है वही इंपॉर्टेंट नहीं, खाली उसी को रख लेना। आप लोग अदर कोई दूसरा पॉइंट है उसको भी ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करा, फिर जैसे कि आंसर आया 14.3 आंसर आया, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, 14.3 से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देना है, और उससे क्या होगा कि जो हमारी एक्चुअल साइज है 13.3 ये आ जाएगी। ये बॉक्स की एक्चुअल साइज है, सेंटीमीटर में आई है। तो और जो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो करेक्ट पोजीशन होती है किसकी, आंखों की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट लेने के लिए जो उसके आँखों की जो पोजीशन होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो उसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान देकर देखना होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो तो एक एक्टिविटी 3 है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7। तो आज की इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक है वो है एक्टिविटी 3। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को एक्टिविटी 3 स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन and then by using a meter scale. For this, ask your classmate to stand with his back against a wall. Make a different of the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a meter scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all the observations in table 7.3. Study carefully result obtained by different students. The result in column 2 may be different from each other, as the length of the hand span may be different for the different students.
Look at the result in column 3 where the measurements are done using a standard scale. The result may be close to each other now but exactly equal or not equal. तो यहाँ पर क्या करना है कि इस एक्टिविटी 3 में आप लोगों को अपने फ्रेंड्स को जो उनको आप लोगों को उनकी बॉडी को मेजरमेंट करना है, उनकी हाइट को हैंड स्पैन के थ्रू यानी अंगुल के थ्रू, और उन्हें आप लोगों को वॉल की तरफ मुंह करके खड़ा कर देना है और जितने भी मेजरमेंट्स आए उसे आप लोगों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है और इस टेबल 7.3 में फिल कर देना है। ये बस इतनी सिंपल सी एक एक्टिविटी है। तो ये हम लोग एक्टिविटी यहीं पे ख़त्म करके हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 4 उसमें चलते हैं। Use a thread to measure the length of the curved line AB. Put a knot on the thread near one of its end. Place this knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Hold the thread at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. Make a mark on the thread where it touches the end B. Now stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark on the thread. This gives the length of the curved line AB. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distance and length correctly, and we need some standard units and devices with which we measures these distance and can convey our results to others. तो इसमें क्या करना है कि आप लोगों को इस एक्टिविटी में आप लोग को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है A to B पॉइंट तक, और उसे आप लोग को मेज़र करना है किससे, एक आपको थ्रेड से, यानी कि जितनी सीधी लाइन जहाँ पर आ रही है और जहाँ कर्व तक, यानी कि एक लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर के कर्व तक आपको उसको मेज़र करना है। फिर उसका दूसरे लाइन से लेकर के जहाँ तक कर्व आ रहा है वहाँ से, ऐसे आप लोगों को मेज़र करते करते क्या आपको एक सिंपल सीधी लाइन आपको थ्रेड में मिल जाएगी, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से मेजर करके उसका आंसर भी निकाल सकते हो। उसका जो रिजल्ट है वो आप लोग अच्छी तरीके से लगा सकते हो। तो फिर ये जो टॉपिक एक्टिविटी थी एक्टिविटी 4 तो ख़त्म हो गई। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी 5 के साथ स्टार्ट होता है, तो इसे भी शुरू करते हैं। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स you have seen recently. List them in table 7.4. These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chairs, or peoples moving about. The list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock, or the hands of a clock. Make your list on large as you can. Which of these are moving, which are ratas? House, a flying bird, motion, objects in rest, objects in motions. How did you decide whether an object in the motion or at rest? You might have noticed that the bird is not. तो इस वाली एक्टिविटी में क्या करना है, आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि हाउस, टेबल, क्लॉक, फ्लाइंग बर्ड्स, एक सेकेंड हैंड क्लॉक, फिश और बहुत सारी चीज़ जो कि इसमें लिखी हुई हैं, उन सारी चीज़ को आपको ज़रूरत होगी। और उन्हें आप लोगों को जो एक कॉलम बनाना है जिसमें लिखना है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और दूसरा कॉलम बनाना है जिसमें लिखना है ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो और उन सब चीज़ों को आप लोगों को इसमें फिल करना है। जैसे एट रेस्ट में हाउस, टेबल, क्लॉक, और मोशन में फ्लाइंग बर्ड, और एक सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी सेकेंड हैंड क्लॉक वो मोशन में होगी। जैसे फिश, स्विंग मशीन और ट्रेन, ये सब मोशन में होगी। तो आप लोग इस फिगर को देख लीजिएगा टेबल 7.4 आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये जो हमारी एक्टिविटी 5 है तो कंप्लीट हो गई। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 6, इसे भी स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. Ants are likely to be attracted to the sugar
and you will find many ants crawling on the sheets of paper. Soon you and for any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it had just crawled on the sheets of paper. Keep marking its position after a few seconds or as it move along on the sheet of paper. After some time, shake the paper free of the sugar, and the ants connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ants move. Moving each points you have marked show where the ant moved to in intervals for a few seconds. Motion seems to be some kinds of a change in the position of objects with time, isn't it? In activity 5, where did you place objects like a clock, a sewing machine, or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to another? No. Do you notice movement in any their parts? The blades of the fans are fans or the hands of the clock. How are they moving? Is their movement similar to the an ant or a train? Let us now look at some types of motions to help us understand these डिफरेंसेस. तो इसमें क्या है कि आप लोगों को आप लोगों को मतलब कि जब आप लोगों को एक जगह में थोड़ी सी शुगर होती है, उससे आप लोगों को रख देना है, और उसके बाद क्या जो आंट होगी वो उससे अट्रैक्ट होकर के उसके पास आ जाएंगी, और जैसे उसके पास आएंगी तो आप लोगों को क्या एक उस पेपर में आप लोगों को एक लाइन खींच देनी है, ऐसे ड्रॉ कर देनी है. तो जो आंट होंगी वो शुगर को लेकर के उसके ऊपर ही चलने लगेंगी, उसके ऊपर ही चलने लगेंगी. कौन? आंट, जो चींटियां होंगी. फिर आप लोगों को जो पेपर से शेक कर देना है, और उसके बाद आपको जब पेपर देखेंगे तो उसमें आप लोग को दिखाई देगा कि जो आंट होती है उनका मूवमेंट कैसा होता है, वो किस तरीके से चलते हैं, किस जगह वो कितने मिनट के लिए रुकती हैं, क्या करती है. तो ये सब आपको पता चलेगा, और मोशंस भी उनका पता चलेगा. जैसे कि एक्टिविटी 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लॉक, स्विंग मशीन्स, इलेक्ट्रिक फैन, इन सब को हम लोगों ने ग्रुप में करा था कि ये सब मूविंग है. तो इनके जो मोशंस होते हैं, ये कौन से मोशंस होते हैं, तो इन्हीं कुछ मोशंस के बारे में हम लोग जानेंगे. ये हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन. तो इससे भी चलिए स्टार्ट करते हैं. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier in a parade, or the falling of a stone. What kind of motion is this? Sprinters in a 100 meters race also move along a straight track. Can you think of more such examples from your surroundings? In all these examples, we see that objects move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motions. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत सारे मोशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक कार हो रही है, वो सीधे जा रही है, और जो परेड है, मार्च पास, वो सीधे जा रही है. यानी कि ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो कि सीधा जा रही है, ना दाएं ना बाएं, डायरेक्ट सीधा, ओनली सीधा, यानी सिर्फ सीधा ही जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है. तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन, जो सीधा लाइन में जाता है. तो इधर तो ये एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी 7, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं. Take a stone, tie a thread to it, and whirl it with your hands. Observe the motion of the stone. We see that the stone moves along a circular path. In this motion, the distance of the stone from your hands remains the same. This type of motion is called circular motions. The motion of a point mark on the blade of a electric fan or the hand a clock are examples of circular motions. The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotates, and so do the hands of the clock. If we mark a point anywhere, the blades of a fan or on the hands of the clock, the distance of these points from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate.
In some cases, an object repeats motions after some time. This type of motion is called periodic motions. Take the stone tied with a string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. This is a pendulum. Pull the stone to one side, that other hand, and let it go. Now the pendulum is in motion. It is an example of periodic motions. A branch of a tree moving to and fro motions, fro motion of a child on a string of a guitar, or the membrane of drum tabla being played are all examples of all examples of periodic motions where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of a time. Did you observe a swing machine as a part of activity 5? You must have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. Have you observed closely the motion of a ball along the ground here? तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब भी कोई फैन आप लोगों ने देखा होगा तो वो कैसे चलता है, वो गोल गोल चलता है। अब आपको समझिए, जो भी चीज़ सीधे जा रही है वो कौन सी मोशन होगी, रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई भी चीज़ गोल गोल घूम रही है तो कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन। बस फैन कैसे घूमता है, गोल गोल, सर्कुलर मोशन। कार का टायर कैसे घूमता है, गोल गोल, सर्कुलर मोशन, है ना। यही होते हैं सर्कुलर मोशन। और एक चीज़ होती है पीरियोडिक मोशन, ये एक और मोशन हो गया पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन आपको समझ में आ रहा होगा, पीरियड से रिलेटेड है कि इस पीरियड में फिर इस पीरियड, फिर इस पीरियड से इस पीरियड। अब इधर समझिए, दिन होती है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर रात आती है। यानी कि एक पीरियड में रात, एक पीरियड में दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन। यानी रात आती है, दिन रात आती है, दिन जाता है, दिन आता है, रात जाती है। वैसे उसी की तरह जो आप लोगों ने एक पेंडुलम देखा होगा क्लॉक में, ये क्लॉक में पहले पेंडुलम राइट साइड जाएगा, फिर लेफ्ट साइड जाएगा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यानी कि एक पीरियड में वो इधर, फिर दूसरे पीरियड में उधर, इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। तो ये भी एक मोशन है और इस मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी कि देखो, 3 मोशन हमने समझाया अभी आपको। जो भी चीज़ सीधे जाती है उसे क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। कोई भी चीज़ गोल गोल घूमती है वो कौन सा मोशन हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई। और कोई भी चीज़ जो आती है, फिर जाती है, और फिर आती है, और फिर जाती है, तो वो कौन सा मोशन हुई, वो मोशन हो गया कौन सा, वो हो गया पीरियोडिक मोशन। तो ये 3 मोशन थे जो आप लोगों को अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। Thus, the ball undergoes a rectilinear motions as well as rotational motion. Can you think of other examples where objects undergo combinations of different types of motion? We did many measurements activities and discussed some kinds of motions. We saw that motions in a change is in the position of an object with time. The changes in the positions can be determined through distance measurements. This allows us to how fast or slow a motion. The motion of a snail on the ground, a butterfly flitting on from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us. अब इधर समझिए, जो पेंडुलम है, पेंडुलम क्या, पेंडुलम के नीचे एक स्टोन बॉल होती है जो कि एक मोशन में घूमती रहती है।
एक मोशन में घूमती रहती है। उस मोशन का क्या नाम है? पीरियोडिक मोशन। और उसी तरह ये खाली यही 3 मोशन नहीं होते, हर जगह मोशन ही मोशन है। कैसे? ट्रेन जाती है फिर आती है, जाती है फिर आती है, ये भी कोई मोशन हुआ। ठीक है। जो नदी है वो बह रही है, बह रही है, बह रही है, फ्लो हो रही है, तो वो भी एक मोशन है। एक बटरफ्लाई है जो उड़ रही है, मतलब कि एक बटरफ्लाई है जो इस फ्लावर में जाती है, फिर दूसरे फ्लावर में जाती है, फिर तीसरे फ्लावर में जाती है। उसी तरीके से जो एरोप्लेन है वो भी मूव कर रहा है। मून है वो भी आता है रात को, फिर चला जाता है, फिर रात को आता है, आते जाता है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हर जगह मोशन हो रहा है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज मूव कर रही है वो सब एक मोशन के अंदर मूव कर रही है। हमारे अगल बगल हर जगह मोशन ही मोशन हो रहा है, यानी बहुत सारे मोशन है जो हम लोग जानते भी नहीं है और वो हो रहे हैं। तो अभी तो हम लोगों ने इस वीडियो में खाली 3 मोशन समझे, रेक्टिलिनियर मोशन जो कि सीधे लाइन में जाना है, सर्कुलर मोशन जो कि गोल गोल जाता है, और पीरियोडिक मोशन जिसका एक पीरियड है, इतने टाइम में आएगा, इतने टाइम चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। तो ये जो हमारा रीडिंग पार्ट है तो खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। इसके कीवर्ड्स है, इसे पढ़ लेते हैं। सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, एसआई यूनिट्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो कीवर्ड्स हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया और ये भी खत्म हो गए। अब जो इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।